नमस्कार दोस्तों, हम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं। आपने नाम सुना है कर्नाटक युद्ध का, जो कि 18वीं शताब्दी में हुआ था। कर्नाटक की अगर बात करोगे तो कर्नाटक का सबसे पहले क्षेत्र जानो। ये कर्नाटक है, ना कि कर्नाटका है। जो कर्नाटका है वो हमारे पश्चिम बंदरगाह पे है। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये जो कर्नाटका है वो हमारे पश्चिम बंदरगाह में है, जबकि जो कर्नाटक है वो हमारे पूर्वी बंदरगाहों के ऊपर है। पूर्वी बंदरगाह में आप इस इलाके को देखिए, ये जो रीजन है, ये जो आपको रीजन जो मैं मैप पे खींच रहा हूँ, जो तमिलनाडु का मुख्य रूप से इलाका है, ये तुम्हारा जो है भैया, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है भैया? ये कर्नाटक का क्षेत्र है। स्पेलिंग अगर तुम ध्यान से देखोगे बाबू, तो तुमको समझ में आएगा कर्नाटक, ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक का क्षेत्र है, तो तुम्हारा कर्नाटक, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो हम कर्नाटक के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ये कर्नाटक का क्षेत्र जो है तुम्हारे ईस्ट कोस्ट पे है। किस कोस्ट पे है? ये तुम्हारे ईस्ट कोस्ट पे है। और ईस्ट कोस्ट में कहाँ पर है? तुम्हारे तमिलनाडु के क्षेत्र में है। क्या ये बात समझ में आ गई है? फिर सवाल उठता है कि कर्नाटक नाम आया कहाँ से? तो कर्नाटक नाम जो आया है दोस्त, वो नाम आया है अंग्रेज़ों ने। तो ध्यान रखिएगा, इस इलाके को, इस पूरे इलाके को कर्नाटक नाम देने का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने ही इस इलाके को कर्नाटक के नाम से जाना था, ब्रिटिशर्स ने। और ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, जो हमारे ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, हमारे तमिलनाडु के इलाके में है, पहले ये इलाका किसके हाथों में था प्यारे दोस्त? पहले इस इलाका मुगल्स के हाथों में था। और मुगल्स में इस पे किस पे कब्जा किया था? तो मुगल बादशाह का नाम था औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब ने इस इलाके पे कब्जा किया था। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का क्षेत्र पहले मुगलों के हाथों में था, और मुगल में भी कौन? औरंगज़ेब ने इस इलाके पे कब्जा किया। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ये वाला इलाका जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया। मतलब कह सकते हो कि भाई औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद जो मुग़ल बादशाह आए वो बहुत कमज़ोर निकल गए, तो इस एरिया पे अपना कब्ज़ा बना नहीं पाए। तो ये क्षेत्र के ऊपर मुग़लों की पकड़ धीमे धीमे कमज़ोर हो गई। इसीलिए आगे जाके हैदराबाद क्या है? देखो ये वाला इलाका देख पा रहे हो ना, ये हैदराबाद का निज़ाम का इलाका है। तो हैदराबाद के अंदर देखोगे तो तुमको निज़ाम मिलेंगे। तो हैदराबाद के कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम साहब थे। और फिर निज़ाम साहब ने क्या किया? इस निज़ाम साहब ने इस पूरे कर्नाटक वाले क्षेत्र के ऊपर, इस पूरे कर्नाटक क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो पहले ये इलाका जो कर्नाटक का था, ये पहले मुग़लों के हाथों में था, फिर मुग़लों के हाथों से निकल कर ये हैदराबाद के निज़ाम के हाथों में आ गया। यहाँ तक समझ में आया? हैदराबाद के निज़ाम इस एरिया को चला रहे थे। लेकिन इसी बीच में अगर आप ध्यान दोगे तो ये वो समय था जब मराठे 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में अपनी शक्ति के चरम पे थे। भाई साहब, अलग लेवल की शक्ति थी मराठों की। और मराठों में भी कौन थे इसमें? बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव फर्स्ट। चीते की चाल, बाज की नज़र, और बाजीराव की तलवार पे कभी शक नहीं करते, कभी भी मात दे सकती, वही बाजीराव प्रथम थे। और बाजीराव प्रथम ने अपने 20 साल के करियर में 1720 से लेकर 1740 तक लेकर 40 बार युद्ध किया, और बंदे ने कभी युद्ध नहीं हारा। और वही बाजीराव फर्स्ट अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, और इसीलिए लगातार अपने पड़ोसी हैदराबाद पे हमला कर रहे थे। हैदराबाद बाजीराव के हमले को संभाल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कर्नाटक वाले क्षेत्र के ऊपर उसकी प्रभाव, या उसकी हैदराबाद के लोगों की जो कर्नाटक के क्षेत्र में पकड़ थी, वो बेहद कमज़ोर हो गई। और इसी का परिणाम था कि कर्नाटक का जो क्षेत्र था ये स्वतंत्र हो गया। और इस कर्नाटक के क्षेत्र को 1724 में, कब? 1724 में एक व्यक्ति है जिसने स्वतंत्र करवाया था, उसका नाम याद रखिएगा, सादत उल्ला खान। सादत उल्ला खान ये वो व्यक्ति है फर्स्ट जिसने कर्नाटक को स्वतंत्र करवा लिया था। और सादत उल्ला खान ने कर्नाटक के क्षेत्र के ऊपर, याद रखिएगा कि यहाँ पे एक वंश की स्थापना की है। याद रखिएगा, जो वंश स्थापित होता है उसका नाम है नवयुत वंश। क्या नाम है? नवयुत वंश की स्थापना होती है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आरकोट। राजधानी का नाम क्या है? तो कभी पूछेगा तो बता दीजिएगा, आरकोट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आरकोट। देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, ARCOT, आरकोट। समझ में आया कि नहीं? आरकोट यहीं पर ही है, आरकोट। समझ में आया कि नहीं आया? तो कर्नाटक क्षेत्र जो है वो हमारे वेस्ट कोस्ट पे नहीं बल्कि ईस्ट कोस्ट पे है।
कर्नाटक क्षेत्र नाम देने वाले ब्रिटिशर्स हैं। ये इलाका पहले मुगलों के हाथों में था, बाद में हैदराबाद के निज़ाम के ऊपर आया, बाद में हैदराबाद के निज़ाम के ऊपर जब मराठों ने लगातार हमले किए तो इस बात से हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो संभाल नहीं पाए और कर्नाटक स्वतंत्र हो गया। और कर्नाटक को स्वतंत्र करने वाले कौन थे? सादतुल्ला खां प्रथम थे। और सादतुल्ला खां प्रथम ने इस एरिया के अंदर जो है नवीद डायनेस्टी की स्थापना की, जिन्होंने राजधानी बनाया आरकोट को। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर जी कि कर्नाटक का क्षेत्र क्या है और कर्नाटक पे कौन कौन थे। अब इसी कर्नाटक क्षेत्र के अंदर जाके तुम देखोगे भैया, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में जाके देखोगे भैया, तुमको ये नजर आएगा मद्रास मद्रास नजर आएगा, ये नजर आएगा पौंडीचेरी, ये तुमको नजर आएगा। देखोगे यहाँ पे तुमको एक और इलाका मिलना चाहिए, है ना, मद्रास के पास तुम जाके देखोगे सेंट जॉर्ज भी है, यहाँ पे किला है। तो मोटे मोटे तौर पे देखोगे यहाँ पे ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे और यहाँ पे फ्रेंच बैठे हुए थे। बी फॉर ब्रिटिशर्स हो गए, एफ फॉर फ्रांसीसी हो गए। तो ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे और फ्रांसीसी बैठे हुए थे, और फ्रांसीसी किसी भी सूरत में ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहते थे और ब्रिटिशर्स भी फ्रांसीसी को किसी भी सूरत में हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहते थे। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और एक ही इलाके में बैठे हुए थे। ये एक दूसरे को भगा के भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और ये इस इलाके में रहकर आपस में लड़ बैठेंगे। और जब आपस में लड़ बैठेंगे तो ये लड़ाई इन दोनों तक सीमित नहीं रह जाएगी। इस लड़ाई में ये ज़बरदस्ती कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम को भी घसीट लेंगे। और चूंकि ये कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम को भी घसीट लेंगे और ये लड़ाइयाँ कई सालों तक चलेंगी, इसीलिए इसको इतिहास के पन्नों में क्या कहते हैं? इसको इतिहास के पन्नों में हम कहते हैं कर्नाटक वॉर। क्या कहते हैं? कर्नाटक वॉर कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में क्या लड़ा जा रहा है? वॉर। इसे बैटल नहीं कहते हैं, वॉर कहते हैं। बैटल जनरली होता है दो पक्षों के बीच में, सामान्यतः दो पक्षों के बीच में होता है और एक बार होके खत्म हो जाता है। लेकिन जब वॉर होता है ना, वॉर, जैसे वर्ड वॉर, जब वॉर होता है दोस्त, तो वॉर आप देखोगे कि सामान्यतः 2 से ज़्यादा पार्टी होंगी, 2+ पार्टीज होंगी। जैसे अगर देखोगे कर्नाटक वॉर में 2 से ज़्यादा पार्टीज थी, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, कर्नाटक के नवाब थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, उसके बाद में हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके विरोधी थे। तो 2 से ज़्यादा लोग शामिल थे और ये युद्ध हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। कर्नाटक वॉर जो हुआ है वो 3 बार हुआ है। पहला कर्नाटक वॉर जो है वो 1740 से लेकर 1748 तक चला है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख नहीं पाया, 1748 तक चला है, सहमत हो? उसके बाद में दूसरा कर्नाटक वॉर चला है 1749 से लेकर 1754 तक चला है, और तीसरा जो चला है 1756 से लेकर 1763 तक चला है। इसका मतलब एक बार नहीं हुआ है, ये सीरीज ऑफ बैटल है, लगातार होती गई। और पहले वाले कर्नाटक युद्ध में भी कई सारे छोटे मोटे युद्ध हुए, दूसरे वाले में तो लाइन लग गई, तीसरे वाले में भी लाइन लग गई युद्ध की। इसका मतलब लगातार छोटे मोटे युद्ध होते जा रहे हैं। इसीलिए इसको बैटल नहीं कहते, वॉर कहते हैं, कर्नाटक वॉर, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है। और ना केवल पार्टिसिपेशन है बल्कि यहाँ पर युद्ध जो है वो लगातार एक सीरीज में चला जा रहा है। और याद रखिएगा, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है वो ख़त्म किस ट्रीटी के साथ होता है? तो याद रखिएगा, एक्स ला शापेल। तो एक्स ला शापेल ऑस्ट्रिया में जगह का नाम है, उस में बैठकर एक्स ला शापेल में बैठ के संधि होती है, उस संधि के तहत फर्स्ट कर्नाटक वॉर खत्म होता है। अभी एक्स ला शापेल ऑस्ट्रिया में है, फिर ये भारत में कैसे कर्नाटक वॉर खत्म हो रहा है वो समझाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे। अगली जो संधि हो रही है याद रखिएगा, पौंडीचेरी की संधि है। इस पौंडीचेरी की संधि के तहत आप याद रखिएगा सेकेंड कर्नाटक वॉर समाप्त होता है, और जो थर्ड कर्नाटक वॉर है वो पेरिस की संधि के तहत खत्म होता है ना। और इसी का हिस्सा था बॉन्डी वॉश। कैसे था, कभी मौका लगेगा पढ़ाएंगे। तो कर्नाटक का क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कौन रहते थे, ये नाम किसने दिया, इस इलाके पे किसका शासन था, बाद में किसका शासन हुआ, किसने आज़ाद किया। यहाँ पे फ्रांसीसी और यहाँ पे फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स एक दूसरे को भगाना चाहते थे, इसीलिए लंबे समय तक लड़ाइयाँ चली, इसलिए कर्नाटक वॉर कहते हैं। अच्छा, ये कर्नाटक वॉर 1740 में शुरू हुआ, 1763 में ख़त्म हो गया। तो क्या ये नहीं कह सकते कि ये जो युद्ध हुआ है कर्नाटक युद्ध वो 18वीं शताब्दी में हुआ है? अगर हम ये कह दें कि कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में हुआ है तो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध जो है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी बात, एक बात और महत्वपूर्ण सवाल कि कर्नाटक युद्ध
1740 के बाद क्यों शुरू हुआ? मतलब आसान भाषा में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी खुलकर लड़ रहे थे कर्नाटिक वॉर में, खुलकर लड़ रहे थे, मारेंगे तुमको हम, इस तरह से लड़ रहे थे, मारेंगे काटेंगे, इस तरह की बातें हो रही। 1740 से पहले क्यों नहीं लड़ रहे थे? 1740 के पहले उन्होंने 1686 में 1686 में बंगाल के अंदर एक दूसरे से लड़ने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने दोनों की बोटी बोटी काटी थी, जान बचा के आए थे, माई बाप गलती हो गई, माफ़ कर दो माफ़ कर दो, बक औरंगजेब बक से बक उठा के चला गया, बोलो सर जी गलती हो गई, सर जी गलती हो गई, तब जाके माफ़ी दी थी औरंगजेब ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए पता था कि मुगल बादशाह जब तक हैं तब तक हमें गलती से भी भारत की राजनीति में या लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन 1739 में 1739 में आपको पता होगा कि ईरान जिसको पर्शिया कहते हैं, ईरान का जो शासक था इसको बोलते हैं नादिर शाह ने हमला किया भारत के ऊपर। और हरियाणा में जगह का नाम है करनाल, उस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल बादशाह थे, उस मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत मारे, खजाना झाड़ के ले गए, हालात मुझसे बदतर हो चुके। और सबने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह मारे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं मुगल बादशाह मारे जा रहे हैं। मुगल बादशाह अपनी जान तो बचा नहीं पा रहे, अपनी इज्जत तो बचा नहीं पा रहे, हमारे मामले में क्या दखलंदाजी करेंगे? तो देखिए घटना घट रही उत्तर भारत में, असर पड़ रहा है दक्षिण भारत में। इसीलिए लोगों को लगा कि अब तो खुल के लड़ सकते हैं, हमारे को रोकने वाला कौन है? इसीलिए कर्नाटिक वॉर जो है 1740 के बाद शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं हो सकता था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। हम आपसे अगली वीडियो में फिर एक मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी मुझे करके बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करिएगा, प्रेस आइकन जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई शॉर्ट अपलोड किया, मैंने कोई क्विज़ अपलोड किया या मैंने कुछ भी अपलोड किया, वीडियो अपलोड किया, तो आपको मिल जाएगा। बाकी हिस्ट्री शाला टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।